step by step, and they formed an European Economic Forum, जिसका नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। अब लास्ट पॉइंट जिस पर मैंने कल छोड़ी थी आपकी स्टडी, वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट ये था कि दिस प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। सही बात। टू रेगुलेट एनी इकोनॉमिक फोरम, या कोई नई चीज हमें अगर रेगुलेट करनी है, या इफ वी वांट टू एसोसिएट आवर आइडेंटिटी रिलेटिव टू सम अदर आइडेंटिटी, किसी और के साथ हम अपनी आइडेंटिटी को जोड़ रहे हैं थ्रू एनी एस्पेक्ट, इधर कल्चर, इधर जो भी है, तो आजकल के जमाने में, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, व्हेन एवरीथिंग कम्स इन पॉलिटिकल डोमेन, तो ये जरूरी हो गया है कि पॉलिटिकली डायमेंशन में आपको वो चीज पहले करनी पड़ेगी। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी इन पॉलिटिकल एमलगेमेशन, यू विल हैव टू बी इन पॉलिटिकल रिलेशन विद दैट पर्टिकुलर कंट्री, देन आफ्टर दैट यू कैन थिंक दैट कि आप इकोनॉमिक लेवल पर एक साथ आ जाएं, शायद कल्चरल लेवल पर एक साथ आ जाएं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज पर कॉमन आप इन्वेस्ट करने लग जाएं। बट all this depends that whether you have a political feasibility with each other or not। अगर political ideologically आपकी गड़बड़ है एक दूसरे के साथ, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती। तो वही चीज यहाँ पर हुई। सभी यूरोपियन कंट्रीज ने जब अपना एक कॉमन इकोनॉमिक फोरम 1957 में एस्टेब्लिश किया, देन आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस फोरम, all these European countries made a consensus on the issue that हम सभी का एक कॉमन पार्लियामेंट भी होना चाहिए। यानी कि सभी देशों ने मिलकर एक पार्लियामेंट की मंजूरी दी, जिस पार्लियामेंट के अंदर सभी देशों के चुने हुए प्रतिनिधि, यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज पर द नॉर्म प्रोसीजर्स इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी सबके कॉन्स्टिट्यूशन से पैरेलली उनके सारे नॉर्म्स निकाले, उसके बेसिस पर आपने एक पार्लियामेंट बना दी। वो पार्लियामेंट यूरोपियन संघ की पार्लियामेंट बोली जाती है। यानी कि दैट पार्लियामेंट इज डिफाइंड एज पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब आप कहोगे क्या सर सबकी अलग अलग नहीं होती? बिल्कुल अलग अलग, सबकी अपनी भी है, बट दिस इज अ पार्लियामेंट विच इज टू शो टू द वर्ल्ड that this is a parliament where every European nation who is a part of it stands straight, parallel and in a collinear form, एक दूसरे के साथ खड़ा है। The collapse of the Soviet bloc but Europe on a fast track put Europe on a fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1992। अब आप कहोगे सर ये यूरोपियन यूनियन बनी कब? भाई देखिए, मैंने आपको yesterday I tried to make you understand that after the second world war जो ड्रीम था यूरोपियन कंट्रीज का वो टूटा था, ऑब्वियसली टूटेगा, ठीक है। उस ड्रीम को परस्यू करते रहना यूरोप के कंट्रीज की ड्रीम थी, इसलिए वो शुरू से ही इस टारगेट में थे दैट अब हम डायरेक्टली पॉलिटिकली तो हम कॉलोनाइजेशन इस दुनिया में कर नहीं सकते, बिकॉज इट इज नॉट हेल्थियर आल्सो नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वी हैव टू चेंज नाउ। तो आफ्टर दैट उन्होंने सोचा अब हमें सोवियत यूनियन 1992 में जब टूटा तो पूरे breaks down like this into fragments, small pieces। तो पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजी है जिसके फ्रेम पर वो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा होता है, वो पूरी आइडियोलॉजी शैटर हो जाती है। और आइडियोलॉजी शैटर होने का मतलब है आपकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठ जाता है। वही उस वक्त हुआ। एक बार को व्हेन 1992 में सोवियत ब्लॉक मतलब ब्रोक द वे, दैट आफ्टर गेटिंग इट ब्रोकन, यूरोपियंस को यानी कि यूरोप की दूसरी कंट्रीज को वो मौका सही लगा कि भाई यहाँ पर यूएस के तो हम एलाई शुरू से रहे, हमारा कैंप यूएस वाला रहा है, और दूसरे कैंप का लीडर जो सोवियत यूनियन था वो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम दैट वी कैन फॉर्म आर यूनियन। तो उधर सोवियत ब्लॉक का जो बना हुआ इतने सालों का यूनियन था वो तो टूटा,
और इधर यूरोप का जो यूनियन बनने की बात चल रही थी, बट इट वाज इन अ प्रोसेस बट नॉट बिल्ड अप, वो यूनियन बन गया। यानी कि इन द ईयर 1992 when the Soviet Union broke down into fragments and pieces, at that particular in that particular year at that particular time only European Union बना था। Next is the foundation was thus laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs and the creation of a single currency। सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि सर आप तो हमें ये बताइए कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या था, बिकॉज एवरी कंट्री इन यूरोप वाज हैविंग इट्स ओन पॉलिटिकल लेगेसी, वाज हैविंग इट्स ओन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, वाज हैविंग इट्स ओन पॉलिटिकल रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल, जैसे कि सार्क है, वो अलग बात है, उसका अपना पार्लियामेंट नहीं है, बट यूरोपियन यूनियन का भी बेस यही था, क्योंकि यूरोप के सभी देश एक दूसरे को ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर मानते रहे, वही फील उनके अंदर उस वक्त भी थी। ठीक है, तो आई थिंक इन सिंपल वर्ड्स इफ आई वुड रादर से कि फाउंडेशन जो यूरोपियन यूनियन की रखी गई थी वो सिंपली यही थी कि हम अपने काम भले ही अलग तरीके से करें, हम अपनी अपनी पॉलिसीज को मोनो मतलब आप कह सकते हैं कि सेल्फ रिलायंट बेसिस पर बनाएं और चलाएं, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। But I think we should be, I think, cooperative at a particular stage where we can see at least one which we were at some point of time, due to which the world was under us for a long period of time. तो एज अ रिजल्ट इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन डाला गया कि भाई कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहां पर कोऑपरेशन होना होता है, वहां पर कोऑपरेशन हो, लाइक कि इन सभी देशों के साथ हमारे जो कॉमन अफेयर्स हैं वो स्मूथ हो, फॉरेन पॉलिसी हमारी इनके साथ बहुत ही स्मूथ और फेयर हो, थर्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज हमारी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक्सेसिबल हो, जिसके लिए हमें ज़्यादा विजिलेंट ना होना पड़े, हमें ज़्यादा फालतू के स्टेप्स ना उठाना पड़े, जैसे चाइना जैसा हमारा दोस्त है सो कॉल्ड, उससे बचने के लिए हमें सिक्योरिटी पर्पजेस किस किस तरह से अपडेट करते रहने की ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं, वो भी कम है। उसके अलावा कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए भी इस यूनियन का आई थिंक एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हर मामले में यूरोप के अंदर इनजस्टिस किसी भी कंट्री के साथ ना हो, चाहे वो कंट्री छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसीलिए स्पेशली इन मतलब जस्टिस रिगार्डिंग टू होम अफेयर कि भाई विद इन एनी कंट्री अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किसी कम्युनिटी के साथ, या आप कह सकते हैं कि कोई किसी की वजह से इनसिक्योर फील कर रहा है, अदरवाइज आप कह सकते हैं विद इन अ कंट्री के अलावा विद इन होल यूनियन सभी एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते थे और अपने होम अफेयर से जुड़े हुए सारे सिक्योरिटी इश्यूज को एक कॉमन टेबल पर डिस्कस करके एक कॉमन पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते थे, जिससे दुनिया को लगे कि ठीक है, ऑल द नेशंस आर सवरेन इन देयर ओन, बट all the nations are common in the approach to define what to define any kind of affair most probably, चाहे वो जस्टिस की बात हो सबकी राय एक, सिक्योरिटी की बात हो सबकी राय एक, ठीक है। और साथ में सभी यूरोपियन यूनियन के देशों ने इसलिए भी अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट किया था कि ऑल द यूरोपियन नेशंस वर इन एन मतलब वर इन एन ऑर्डर टू कंफर्म एन इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज फॉर यूरोपियन यूनियन एज अ होल। यानी कि आपको ध्यान होगा क्लास 10 में ज़ोल्वरीन की आई थिंक स्थापना जब आई थिंक हुई थी, तो आई थिंक उसका क्यों रीजन क्या था, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 39 कॉन्फेडरेशन स्टेट्स इन ज़ोल्वरीन बिफोर ज़ोल्वरीन वर एक्चुअली running with 39 currencies. So after when Zollverein came into existence, वो 39 currencies converted into 2। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये सब मैंने आपको रीजन बता दिए। लास्ट रीजन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज दैट यूरोपियन यूनियन सभी देशों की करेंसी सिंगल करना चाहता था, दैट इज पाउंड या फिर यूरो कह सकते हो, तो यूरोपियन यूनियन के हिसाब से तो यूरो कह सकते हो। दैट्स व्हाई टू आई थिंक प्रमोट एंड क्रिएट and provoke the availability of a single currency for all the European nations which are part of European Union as a whole। ये तीसरा मोटिव। Next point is the European Union has evolved over time from an economic union to an increasingly political one। अब आपको अच्छी तरह पता है, ध्यान से आई थिंक ऊपर के पॉइंट्स को रिवाइव करना पड़ेगा। When I started the lecture of today, I told you that economic forum named as आई थिंक आप कह सकते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957। मैंने ये कहा था आपसे।
तो उसी से मैं इस पॉइंट को जोड़ता हूं जो मैंने अभी बोला कि due to this platform and many other platforms which were being created so as to invoke, so as to promote the security, international affairs, foreign affairs, home affairs up to much better level and in much common level nearby for all the European nations. इसकी वजह से ये हुआ कि यूरोपियन नेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एक इकोनॉमिक यूनियन बनकर उभरने लगा। और इकोनॉमिक यूनियन बनकर तो वो उभरता ही क्योंकि टारगेट्स भी प्योरली इकोनॉमिकल थे, बट जैसे जैसे इकोनॉमिक तरीके से उनकी यूनिटी एक बड़े लेवल पर एक काफी वक्त तक स्ट्रेंथेंड वे में उसने काम कर दिया, तो धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन पॉलिटिकली भी यूनाइटेड होने लग गया फिर से। यानी कि देयर इकोनॉमिक यूनिटी started to confirm, started to reform into the political one। यानी कि फिर वही बात, महत्वाकांक्षाएं। नेक्स्ट पॉइंट, द EU has started to act more as a nation state। यानी कि अब सोचिए आप, there are 16 to 17 nations who are part of European Union nearby, and all the nations were sovereign in their own form before becoming the part of this organization, EU। सेकेंडली फिर पार्ट बने, आफ्टर दैट एक कॉमन पार्लियामेंट बनी, तो आई थिंक काफी बार आई थिंक डिफरेंट सेशंस में बैठना भी हो जाता है उसके अंदर। तो आप समझ सकते हैं फैमिलियरिटी कितनी आ गई। तो यानी कि कई सारे न्यूक्लियर फैमिलीज आपस में जुड़ के एक जॉइंट फैमिली की तरह बिहेव करने लगी। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई not only any single country in Europe started to behave like this, the whole European Union started to behave like a single nation state। जबकि उसके अंदर थी नेशन स्टेट्स बहुत सारी, 15 से 16, बट वो इस तरीके से उनके बीच में इकोनॉमिकल और पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि चीजें स्टेबल हो गई, बट ऐसा लगता था कि नो एन इंडिविजुअलिस्टिक और सेपरेट कंट्री नेशन स्टेट नहीं लग रहा है, ये तो पूरा यूरोपियन यूनियन एक सिंगल नेशन स्टेट की तरह लग रहा है। While the attempts to have a constitution for the EU have failed, it has its own flag, anthem, founding date and currency। अब आप कहोगे सर अपना खुद का इकोनॉमिक फोरम बना डाला, यहां तक खत्म कर देना चाहिए था, मगर आप कह रहे हो उसके बाद अपना पूरा यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड के चक्के छुड़ाने के लिए आपने अपना एक क्या बना दिया, पार्लियामेंट भी बना दिया। यानी कि ऐसा यूरोप जो है डिस्कशन यूरोपियन पार्लियामेंट में होगी, ठीक है। तो आप मुझसे कहोगे सर जब ये सब कर दिया, पार्लियामेंट भी बना दिया, तो फिर सर जहां तक हमें समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की कोशिश की होगी। तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ की। आप कहोगे कामयाब हुई या फेल हुई, भाई हर चीज कामयाब नहीं हो सकती, सारे तुक्के और सर्रे जो है सही नहीं बैठते। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाओगे भाई, हर देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। अब यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो आपके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हो आप? यू विल मैश इट अप, यू विल रन अकॉर्डिंग टू टू सिस्टम्स विद अ सिंगल प्लग। अंडरस्टूड? लोड कितना पड़ेगा, कौन बर्स्ट पहले करेगा, कह नहीं सकते। इन सिंपल टर्म आप कह सकते हैं कि सभी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मेजोरिटी ने फेल कर दिया, बोले इसकी जरूरत नहीं है, पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हर एक संस्था की अपनी होती हैं, यूरोपियन यूनियन की भी हैं। जैसे नेशनल लेवल की किसी भी लाइक लोकसभा हमारे देश के अंदर उसकी है, सबकी उसकी भी क्या थी, अपना खुद का फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का, यानी कि खुद का झंडा है, खुद के सिंबल्स अलग हैं। अपने झंडे के अलावा अपना ही एक एंथम है। एंथम मतलब उनका जो आप कह सकते हैं कि जिस गीत वो रिप्रेजेंटेटिव सॉन्ग मानते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसफी का। देन कम्स फाउंडिंग डेट, कि किस दिन ये एस्टेब्लिश हुआ, वो डेट भी इसकी पता है सबको, और इसकी खुद की करेंसी भी अलग। सभी देशों की करेंसी अपने देशों में अलग चलती होगी, बट यूरोपियन यूनियन की करेंसी एज अ यूरोप एज अ होल सिंगल है, और वो सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के अंदर जाकर एप्लीकेबल है, टू बी चेंजेबल, और एप्लीकेबल ही मान लो आप, एप्लीकेबल। नेक्स्ट पॉइंट, it also has some form of a common foreign and security policy in its dealings with other nations। सही बात है। अब इतनी सारी चीजें कॉमन, फ्लैग कॉमन, फाउंडिंग डेट कॉमन, एंथम कॉमन, करेंसी तक सभी यूरोपियन नेशंस में यूरो चल जाती है। तो इसका मतलब एक तरीके से कि फिर तो इस यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी भी बना ली होगी जो सभी यूरोपियन नेशंस फॉलो करते होंगे।
एक अपनी खुद की कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसीज भी बना ली होंगी जो यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज पैरेलली फॉलो करते होंगे, और खुद की कुछ पर्टिकुलर तरह की डीलिंग्स में किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए उस पर भी आई थिंक काफी कंसेंसस बना लिया होगा कि दूसरे देशों के साथ हमें किस तरीके से डील करना है इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड और इन रेस्पेक्ट ऑफ मर्चेंडाइजी और एंटरप्राइजेशन। तो इसका आंसर मेरी तरफ से आपको शायद मिल गया होगा, यस ऑब्वियसली भाई। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी है आपने, उसे एक अलग पार्लियामेंट बना दिया है भाई आपने, एक अलग दुनिया बना डाली आपने, दुनिया के अंदर यू हैव क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ यूरोप। तो ऑब्वियसली मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी बताया था दैट दे वर इन आल्सो इन अ विल टू बिकम अ यूनियन सो एज टू accommodatively वर्क विद ईच अदर मोर कॉमन इन फॉर्म। भाई हुआ, भाई सब जुड़े तो सब हर चीज पर चर्चा करते हैं कि भाई फॉरेन पॉलिसी हमारी सबकी अलग अलग प्योरली होने की जरूरत क्या है, बिकॉज नियर बाय और ऑल आर कल्चर्स आर सेम, ऑल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर सेम। तो हम एक दूसरे के साथ ही अगर फॉरेन पॉलिसी एक दूसरे के साथ डिफरेंट तरीके से ट्रीट खेलेंगे तो आई थिंक इट वुड बी रादर वेरी वेरी harmful for the European nations as a unity or as a united kingdom, and other nations will take a stake and advantage of it. तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि उनके उनका ये टारगेट था कि हमारी कुछ फॉरेन पॉलिसीज में कॉमन बातें हों, आप जो सभी यूरोपियन नेशन फॉलो करें, और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज में भी कुछ कॉमन बातें हों जो सारे देश इक्वली फॉलो करें। नेक्स्ट वन, द यूरोपियन यूनियन हैज ट्राइड टू एक्सपैंड द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन while acquiring new members, especially from the erstwhile Soviet bloc. अब आप कहोगे when you are executing या when you are मतलब executing the establishment of this stature of organization named as European Union, तो फिर आप कहेंगे कि सर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चलकर यूरोपियन यूनियन ने अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश की? तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द बुक आई वुड रादर से दैट यस की। आप कहोगे किस किस मामले में? ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस चीज के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, टू इंक्रीज मोर एंड मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, समझ रहे हो? यानी कि टू इंक्रीज मोर एंड मोर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, जितने ज्यादा यूरोपियन मेंबर्स के यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप बढ़ेगी उतना ही ज्यादा यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होकर एक नया यूनियन बनकर एक्सपेंडेड फॉर्म का ब्लॉक बनकर क्रिएट होकर सामने नजर आएगा, जिसकी वजह से फ्रॉम टाइम टू टाइम यूरोपियन यूनियन ने अपनी पॉलिसीज में काफी स्मूदन वेज भी लाए, मतलब उन्होंने काफी फ्लेक्सिबल बनाई अपनी पॉलिसीज। आप कहोगे एग्जाम्पल लो, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992 वाज डन, या उसके फॉर्मेशन से पहले भी जब तक उसका कॉन्सेप्ट अंडर डिस्कशन था, तब से लेकर आगे 35 नियर बाय 35 ईयर्स तक सोवियत यूनियन दुश्मन था यूरोपियन यूनियन का, बिकॉज आप जानते हैं कारण। मगर समय के साथ यूरोपियन यूनियन म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, सिक्योरिटी इश्यूज को प्रोग्रेस करने के लिए और भी कई चीजों को प्रोग्रेसिव कराने के लिए यूरोपियन यूनियन ने आई थिंक टाइम टू टाइम अपने एरियाज एक्सपैंड किए, चाहे वो कोऑपरेशन के मामले में हो, चाहे मेंबरशिप बढ़ाने के मामले में, यानी कि विथ नो बाउंडेशन फॉलो। और स्पेशली इसका सबूत तब मिलता है जब सोवियत ब्लॉक जो बैन था यूरोप कंट्रीज के लिए, और यूरोपियन कंट्रीज के लिए सोवियत बैन था और सोवियत के लिए यूरोपियन कंट्रीज बैन थी, उस यूरोपियन यूनियन ने सोवियत ब्लॉक जो टूटा या टूटने के बाद उसको भी वेलकम किया कि इफ यू वांट टू कम इनटू यूरोपियन यूनियन यू आर मोस्ट वेलकम। The process has not proved easy, for people in many countries are not very enthusiastic in giving the EU powers that were exercised by the government of their country. अब सवाल आता है कि सर ये यूरोपियन यूनियन का जो ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट आप हमसे डिस्कस कर रहे हो, क्या ये आराम से तैयार हो गया था? आपको लगता है इतनी बड़ी संस्था एक कॉन्टिनेंट लेवल पे आप तैयार कर रहे हैं जिसमें नियर बाय मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस आते हैं, जिसमें भी ऑब्जेक्टिव्स भी एक कंट्री के खुद के लेवल के ऑब्जेक्टिव सारी कंट्रीज मिलकर बना रही है, फॉरेन अफेयर हमारे कॉमन हो, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी कॉमन हो, करेंसी हमारी कॉमन हो, इतना बड़ा स्टैच्योर लेकर डिस्कशन हो रहा है भाई। तो आई थिंक आप सोच सकते हैं कि प्रोसेस जो था यूरोपियन यूनियन बनने का वो इजी बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि different countries were having different leaders, were having different minds, were having different capacity of leading, were having different perceptions, were having different immune to understanding any thought। हर चीज के लिए सभी आप कह सकते हैं कि
देश जो है तैयार नहीं थे। अब आप कहोगे पॉलिटिकली प्रॉब्लम थी क्या सर? उनको पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बात करेंगे तो पॉलिटिकली एक्चुअली में सभी नेशंस को ये डर था कि जब ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही है एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन देम पावर एंड दे आर यूटिलाइजिंग दैट पावर टू आई थिंक गेन समथिंग फॉर अस, दे आर यूटिलाइजिंग दैट पावर फॉर द गुड ऑफ अस, तो हम अपनी ही गवर्नमेंट की पावर एक ऐसी यूनियन को क्यों दे दें जो हमारी पूरी गवर्नमेंट तो कभी बन ही नहीं सकती, इट विल एक्ट लाइक अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल। तो ज्यादातर लोग यूरोपियन यूनियन के कॉन्सेप्ट को लोग समझ नहीं पाए बिकॉज उनको रिलेटेबल नहीं लगा। उनको लगा ठीक है, इट्स गुड दैट एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू बी यूनाइटेड इन द कंट्री फॉर्म, बट हम अपनी गवर्नमेंट की पावर यूरोपियन यूनियन को क्यों दे भाई? देयर आर आल्सो रिजर्वेशंस अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द ईयू, और ईयू का हिस्सा बनने के लिए रिजर्वेशंस भी रखे गए कुछ कंट्रीज के लिए। देखिए आप बताइए, आप एक पर्टिकुलर आपने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में हिस्सा बनाने के लिए भी आपने रिजर्वेशन रखना पड़ा। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, द ईयू हैज economical, political and diplomatic and military influence. The EU is the world's biggest economy with a GDP of more than 17 trillion in 2016, slightly larger than of the United States. समझ रहे हैं आप? अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की कंटेम्पररी लेगेसी पर, प्रेजेंट लेगेसी क्या है? फर्स्ट, यूरोपियन यूनियन का अपना इकोनॉमिक, अपना पॉलिटिकल, अपना डिप्लोमेटिक और अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस बन चुका है। इट इज इन शॉर्ट, इट इज अ वेरी 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 ग्रेट स्ट्रेंथ, तो बहुत बड़ी पावर है आज के जमाने में वर्ल्ड में। सेकंड पॉइंट, यूरोपियन यूनियन एज अ होल अगर हम बात करें, ऑल द यूनाइटेड मतलब ऑल द नेशंस ऑफ यूरोप काउंटेड इन दैट, तो यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि यूरोपियन इकोनॉमी अकेली पूरे वर्ल्ड को मोर देन 17 ट्रिलियन यानी कि मोर देन 17 ट्रिलियन जीडीपी इज बीइंग आइसोलेटिवली एग्जीक्यूटेड बाय द नेशंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ। ये रिकॉर्ड कहता है 2016। और आप बिलीव कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो पूरी इकोनॉमी है, जो इतनी बड़ी है, जो कही जा रही है आई थिंक जीडीपी नियर बाय 17 ट्रिलियन के आसपास 2016 के अंदर आई थिंक जो रिकॉर्ड किया गया उसके अनुसार बोला जा रहा है। तो अब आप कह सकते जी सर। सर यस म्यूट मैम। योर सर, म्यूट योर सर, अनम्यूट योर सर।